हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं बुलेट 360। आज हम जानने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस मई 2020 का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप पहले उसे वॉच कर लें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं आज की मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ बुलेट 360। आज हम क्या जानने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे गवर्नमेंट ने कैसे रेज़ की है मार्केट बोरोइंग्स को, यानी कि मार्केट बोरोइंग्स की लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है? अब 12 लाख करोड़ कर दिया है। पहले क्या था उसको देखेंगे और क्यों किया है। जाहिर सी बात है, वजह जो है वो कोविड-19 है। इसको भी देखेंगे डिटेल में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, उसके बाद हम समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्शंस दी है कि 3.2% हमारी वर्ल्ड इकॉनमी, वर्ल्ड जो जीडीपी है वो श्रिंक करने वाली है, उसके बारे में समझेंगे। फिर अगला देखेंगे कि मनीग्राम ने टाई अप कर लिया है फेडरल बैंक के साथ। किस लिए किया है? ऑफ़र करने के लिए किया है। डायरेक्ट टू अकाउंट का ऑफ़र दिया है। किसको? जो भी डिपॉजिट होंगे इंडिया में। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नहीं फ़ायदेमंद है, इसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जो ज़ुबैर इकबाल हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एमडी ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक, यानी कि J&K बैंक के एमडी ये बनाए गए हैं। ये क्या थे पहले और अब क्या हो गए, इनको समझेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कोटक महिंद्रा को। कोटक महिंद्रा जो है वो पहला बैंक हो गया है वीडियो KYC करने वाला। ठीक है, वीडियो KYC के थ्रू अब कोटक महिंद्रा जो KYC है वो करेगा। इसकी पूरी डिटेल समझेंगे। फिर समझेंगे कि गवर्नमेंट ने जो कट किया है EPF को, ठीक है, यानी कि EPF कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ने कब कट कर दिया है, वो 12% से 10% कर दिया है, सिर्फ 3 महीनों के लिए किया है, उसे समझेंगे। एंड देन देखेंगे RBI जो KYC नॉर्म्स एक्सटेंड्स किए हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, उनको समझेंगे। और आखिरी में समझेंगे कि गोविंदा राजुलू चिंताला ये अपॉइंट किए गए हैं नाबार्ड के चेयरमैन। तो चलिए, बहुत कुछ है आज समझने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि और भी अपडेट्स आपको, अच्छी अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके और भी पार्ट्स आपको मिलते रहें और आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। नाउ हियर इज द फर्स्ट पॉइंट। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? गवर्नमेंट ने रेज कर दी है मार्केट बोरोइंग लिमिट को। ठीक है, 2021 के लिए क्या कर दी है मार्केट बोरोइंग लिमिट? जैसा कि आपको मैंने बताया 12 लाख करोड़ कर दिया है। अब क्यों किया है? जाहिर सी बात है, एक ही वजह है, कोविड-19 एक वजह है। अब हुआ क्या, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि 8 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? क्या इंक्रीज़ किया? ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स को, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इंक्रीज़ करते हैं ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स को, जो कि अब 12 लाख रुपए होती है। ठीक है, किसके लिए? करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि होगी 2020-21 की। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया? जो हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है रेवेन्यू में, उसके लिए किया। और शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकॉनमी। जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है इकॉनमी पे, उसको सही करने के लिए, या कहें कि उसके कारण जो शॉर्टफॉल हो रहा है रेवेन्यू में, उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग लिमिट है उसको बढ़ा दिया और उसको 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया। पहले क्या था फिर? देखिए, पहले जब हमारा बजट एस्टिमेट था फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें ये 7.8 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया। तो ओवरऑल बढ़ा कितना? तो ओवरऑल जो आपका बढ़ा वो बढ़ा 4.2 लाख करोड़, यानी कि पहले 7.8 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा करके 12 लाख करोड़ कर दिया गया, या कहें कि उसमें 4.2 लाख करोड़ ऐड कर दिया गया। और इतनी मार्केट बोरिंग्स, इतनी जो है वो मार्केट बोरिंग्स या ग्रॉस मार्केट बोरिंग्स जो है वो गवर्नमेंट अब करेगी। ठीक है, देखते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट ने एक और काम किया है। क्या कर दिया है कि उन्होंने वीकली बोरिंग्स को भी बढ़ा दिया है, जो कि 30,000 करोड़ कर दिया है, जो कि पहले कितना था? 21,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बात बोली है, प्रोजेक्शन दिया है कि जीडीपी जो है वो श्रिंक करेगी 3.2% इन 2020। 2020 में हमारी जीडीपी जो है वो श्रिंक कर जाएगी। हमारी मतलब वर्ल्ड इकॉनमी की, वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 3.2% श्रिंक करेगी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए,
तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला कि यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो प्रोजेक्शंस दी हैं वो ये दी हैं कि जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो हमारी 3.2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020 में। किसकी वजह से? जाहिर सी बात है, फिर से वही बात, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, ठीक है। ये शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा अब तक का, यानी कि किसके बाद? ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये अब तक का शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, 1930s में, ठीक है। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था। चलिए थोड़ा सा ग्रेट डिप्रेशन का एक सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ग्रेट डिप्रेशन जो था वो अगस्त 1929 यानी कि 1929 से शुरू होता है और मार्च 1933 तक चलता है। ये टोटल आपका ड्यूरेशन जो था वो 43 मंथ्स का था, ओके। और जो डिप्रेशन था वो कितना था? -26.7% का ये डिप्रेशन था, ठीक है। बहुत बड़ा डिप्रेशन था। तो वही कहा जा रहा है कि उसके बाद जो सबसे ग्रेट डिप्रेशन आया है वो 3.2% का अब आएगा, ठीक है। ये था एक ग्रेट डिप्रेशन के बारे में एकदम शॉर्ट सिनेरियो आपके सामने। आगे देखते हैं। आगे ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट यानी कि WESP का एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। WESP की एक रिपोर्ट है, वो किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है आपकी UN ने, ठीक है। यानी कि UN के किस डिपार्टमेंट ने? UN के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि डेसा ने, ये WESP की रिपोर्ट डेसा ने दी है UN से। आपके सामने एक ऐसा भी सवाल आ सकता है कि WESP यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट, ये जो रिपोर्ट निकालता है ये कौन निकालता है? तो आपको जाहिर सी बात है ये याद रखना चाहिए, ये UN निकालता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आएगा, UN के किस डिपार्टमेंट से होता है, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रिपोर्ट जो थी, ये जो आपके सामने 3.2% का श्रिंकेज है, इसकी रिपोर्ट वेस्ट में निकाली गई थी। एक और बात कही गई, जो ग्लोबल इकॉनमी है वो जो लूज़ करेगी वो 8.5 ट्रिलियन डॉलर को लूज़ करेगी। यानी कि हमारी जो ग्लोबल इकॉनमी है वो 8.5 ट्रिलियन डॉलर को लूज़ करने वाली है इस साल, ठीक है। किस लिए? कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। इस साल नहीं, 2 ईयर्स के, मतलब 2 ईयर्स के दौरान जो है वो 8.5 ट्रिलियन डॉलर को वो लूज़ करेगी ग्लोबल इकॉनमी। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब एक बात और कही गई कि जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी होगी वो धीरे धीरे इस झटके को सहेगी और इससे उभरेगी। तो कैसे उभरेगी? देखिए, रिबाउंड करेगी ग्लोबल इकॉनमी 3.4% 2021 में, इतना वो संभलेगी, ठीक है। मोस्टली रिकवरिंग लॉस्ट आउटपुट्स, जो लॉस्ट आउटपुट्स हुए रहेंगे उनको वो रिकवर करते करते 3.5% तक ये 2021 में रिबाउंड करेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? मनीग्राम ने टाई अप किया है फेडरल बैंक के साथ, ठीक है। क्यों टाई अप किया है? टू ऑफर डायरेक्ट अकाउंट डिपॉजिट इन इंडिया, भारत में डायरेक्ट अकाउंट डिपॉजिट को ऑफर करने के लिए। ये फ़ायदा किसका है इसका? इसमें मतलब ये जो हो रहा है डायरेक्ट अकाउंट ऑफर हो रहा है, तो ये किसके लिए हो रहा है? देखिए, इस पार्टनरशिप से जो फ़ायदा होने वाला है वो NRIs को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को। क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए अब क्या होगा कि वो ईजिली मॉडर्न, लो कॉस्ट और फास्ट और ईजी, इन तरीक़ों से, या कहें कि उनके लिए इतना आसान हो जाएगा अब क्या, कोई भी मतलब वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मनी टू इंडिया, कोई भी मनी भारत में ट्रांसफ़र करने के लिए अब उनको ये सुविधा प्राप्त होने लगेगी मनीग्राम और फेडरल बैंक के टाई अप करने से। नाउ हेयर इज द नेक्स्ट पॉइंट, उसे देखते हैं। ज़ुबैर इकबाल, तो ये जो है वो नए MD बने हैं जम्मू कश्मीर बैंक में, ठीक है। ज़ुबैर इकबाल अपॉइंटेड एज अ न्यू MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि ज़ुबैर इकबाल जो HDFC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उनको अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। क्या अपॉइंट किया है? न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक में उन्हें अपॉइंट कर लिया है। कब अपॉइंट किया है? 15 मई 2020 से अपॉइंट किया है। 3 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया? सॉरी, रिप्लेस नहीं किया है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये भी रहेंगे और वो भी रहेंगे, ठीक है। कौन है ये RK चिब्बर हैं। ये RK चिब्बर जो हैं वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ देखिए कि ये चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उसके बाद फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए जो ज़ुबैर इकबाल हुए। ऐसा कैसे हो सकता है, आपको आगे बात पता चलेगी, इसको गौर से देखिए। एक्चुअली हुआ क्यों है, ये भी जो है सर्व करेंगे 3 ईयर्स, ठीक है, और वो भी सर्व कर रहे हैं 3 ईयर्स। हुआ क्या है, आरबीआई का एक डायरेक्शन आया है, देखिए अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं वो आरबीआई के डायरेक्शंस पर हुए हैं। इस डायरेक्शंस में ये कहा गया है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को अब सेपरेट कर देना चाहिए ताकि बेटर गवर्नेंस हो सके। कहने का मतलब क्या है कि ये लास्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे आर.के. चिब्बर। इसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं वो ज़ुबैर इकबाल हो जाएंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद कोई चेयरमैन भी चुना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आरबीआई ने ऐसा किया है, उसके कारण ये चेंजेस हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोटक महिंद्रा जो है वो ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो केवाईसी करना शुरू कर दिया है। कौन, कोटक महिंद्रा। ओके, आगे देखते हैं वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी जो है वो कोटक महिंद्रा दे रहा है अपने 811 प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस बैंक्स ऑफर्स वीडियो बेस्ड जीरो कॉन्टैक्ट ऑन बोर्डिंग, ठीक है। इसमें आपको जीरो कॉन्टैक्ट, जो आप कस्टमर से आप मिलेंगे तो वो आप कांटेक्ट नहीं करेंगे उससे, आप वीडियो के बेस पर ही उससे जो भी कांटेक्ट करना होगा वो कर लेंगे आराम से, ठीक है। ये ऑनबोर्डिंग सर्विस होगी, इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इस पर नोटिफिकेशन निकाला था रिगार्डिंग वीडियो केवाईसी, ठीक है। कब निकाला था, जनवरी 2020 में। अब इन वीडियो केवाईसी से आप कर क्या कह सकते हैं, तो देखिए विद वीडियो केवाईसी आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, वेट अ मिनट, वेरिफिकेशन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, सिग्नेचर करा सकते हैं, आर कंप्लीटेड वाया वीडियो कॉल, वीडियो कॉल से वही मैंने बताया आपको, सिग्नेचर करा सकते हैं विद अ रिप्रेजेंटेटिव के सामने, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के सामने आप करा सकते हैं, ठीक है, और बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के, ठीक है, फ्रॉम बैंक विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस, कोई फिजिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इतना काम करा सकते हैं, उसके वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सिग्नेचर करा सकते हैं उससे, ठीक है, ये सारे काम आप करा सकते हैं। नाउ हियर द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, गवर्नमेंट ने कट कर दिया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, कितना कर दिया है, 12% से काट के अब 10% कर दिया है। कितने दिनों के लिए किया है, सिर्फ 3 महीने के लिए लागू होगा, टिल जुलाई 2020, यानी कि मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। देखते हैं इससे किन को बेनिफिट होगा, देखिए दिस वुड इंक्रीज 4.3 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़ टेक होम पे। इसका मतलब क्या है कि 4.3 करोड़ जो है अब जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो पैसा घर ले जा सकेंगे, ठीक है, इतना फ़ायदा होगा यानी कि 4.3 करोड़ रुपया जो है अब सभी एम्प्लॉयज़ मिल करके पैसा घर ले जा सकते हैं। ये इस 2% का फ़र्क है भाई, ठीक है। देखते हैं और कितने एम्प्लॉयज़ को ये फ़ायदा पहुंच रहा है, तो 6.5 लाख एम्प्लॉयज़ को ये फ़ायदा होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी क्रंच के कारण जो प्रॉब्लम आ गई थी लॉकडाउन में, उसके कारण ये डिसीजंस लिए गए हैं और उससे इन लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और बहुत लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई थी, उसके कारण गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। नाउ देखिए निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है रिडक्शन इन पीएफ रेट्स फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, आपको जैसा मैंने बताया। अब देखिए क्या है ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये एक पार्ट है किसका, 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज था, आप आत्मनिर्भर भारत आपने देखा होगा, तो वो जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था वो इसी पैकेज के तहत ये भी जो 12% से 10% किया गया, ये भी एक स्कीम आती है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा कि इस स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो 6,750 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी। क्यों करेगी भाई, जाहिर सी बात है जब इतना कंट्रीब्यूशन कम होगा तो जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, जो रिकवरी होगी वो कहाँ से होगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट 6,750 करोड़ की लिक्विडिटी इस ईपीएफ में इंजेक्ट करेगी, ठीक है, इस सिस्टम में इंजेक्ट करेगी ताकि ये नॉर्मल वे से चल सके, ठीक है। और ये किस लिए, कितने समय के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ये भी आपको मैंने बताया, मई, जून, जुलाई के लिए, ठीक है, मई, जून, जुलाई सैलरी पीरियड के लिए ये एप्लीकेबल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, दिस रिडक्शन ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी एप्लीकेबल फॉर द वर्कर्स। हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कही जा रही है कि ये उन वर्कर्स पर एलिजिबल नहीं होगा जिनकी 24% ईपीएफ सपोर्ट की बात कही गई है अंडर पीएम गरीब
कल्याण पैकेज, यानी कि गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू जिनका चल रहा है, जिनका सिस्टम EPF का सिस्टम चल रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। PM गरीब कल्याण में होता क्या है, देखिए कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ 24%, वो जो बेसिक वेजेस होते हैं फॉर दोज एस्टेब्लिशमेंट दैट हैव अप टू, मतलब जो 24% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रही है, वो किसके लिए दे रही है, वो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए दे रही है या ऐसी कंपनीज़ के लिए दे रही है जिसमें जो है वो 100 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि 100 एम्प्लॉयज़ तक हैं या उससे कम हैं, उनको दे रही है। हाँ, एंड 90% टू हुम, और 90% उनको दे रही है हुम अर्न अंडर, जो ऐसे हैं जो 15,000 से कम या 15,000 कमाते हैं सिंस मार्च तक, तो उनको ये 24% का बेनिफिट दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सब के लिए जो है वो एक ही चीज़ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कंटिन्यू रखेंगे 12% का कंट्रीब्यूशन, यानी कि थोड़ा से अगर हम बढ़िया से समझें तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट जो है उसने कहा है ऐसा है भाई, हम आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ही रखेंगे। वेट अ मिनट, हम आपका जो कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका कंट्रीब्यूशन 12% रखेंगे, एम्प्लॉयज़ जो इसमें हैं वो जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 10% करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके लिए हुआ, ये PSUs के लिए हुआ। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए हुआ और CPSC के लिए हुआ, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए हुआ। ठीक है, साथ ही गवर्नमेंट ने प्राइवेट वालों से भी बात की, और प्राइवेट वालों से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि प्राइवेट वाले जो है उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो 10% देंगे कंट्रीब्यूशन EPF का, और साथ ही साथ प्राइवेट के एम्प्लॉयर्स हैं वो भी जो है वो 10% देंगे कंट्रीब्यूशन का। अब हो सकता है ये इस वार्ता में प्राइवेट वाले ये तैयार नहीं हुए हों कि हम 12% का कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी इस तरह से इसे मैनेज किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। RBI ने एक्सटेंड कर दिया है KYC नॉर्म्स को, किसके लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। अभी आगे आपको रीज़न पता चलेगा कि क्यों किया है। ठीक है, तो KYC गाइडलाइंस जो हैं, KYC गाइडलाइंस नॉर्म्स विल नॉट बी एप्लीकेबल टू, अब क्या होगा, अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए भी KYC नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ये रहा आपका रीज़न कि ऐसा RBI ने क्यों किया है। देखिए हुआ क्या है कि NHB ने RBI को सेल कर दिया था, क्या, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का जो रेगुलेशन है वो ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, किससे चला गया है, NHB से वो RBI को चला गया है अगस्त 2019 में। ठीक है, तो जब ये हुआ तो RBI की एक ख़ास बात होती है कि RBI जब भी RBI के अंडर में जितनी चीज़ें हैं वो सब KYC नॉर्म्स के तहत आते हैं। ठीक है, तो जब ये भी RBI के क्षेत्र में आ गया, ठीक है, RBI के गवर्नेंस में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गई, तो जाहिर सी बात है इसे भी KYC के रेगुलेशन में आना था, तो इसके कारण जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ भी KYC के रेगुलेशन में आ गई, यानी कि KYC अब उन्हें करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है, गोविंदा राजुलू चिंताला अब ये होंगे चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, जाहिर सी बात है सबको पता होगा, इन्होंने रिप्लेस किया है हर्ष कुमार भनवाला को। ठीक है, हर्ष कुमार भनवाला जो है चेयरमैन थे, इन्होंने रिप्लेस कर दिया इनको। दूसरी चीज़, ये कब तक रहेंगे, तो देखिए ये जो नए CMD बने हैं ये अब 31 जुलाई 2022 तक रहेंगे। इनका सुपर एनुएशन होगा 31 जुलाई 2022 को, यानी कि ये रिटायर हो जाएंगे 31 जुलाई 2022 को, यानी कि अपने रिटायरमेंट तक जो है गोविंदा राजुलू चिंताला जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन रहने वाले हैं। नाबार्ड की बात आई है तो आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगा, इसका कमेंट में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा नाबार्ड का, ये ज़रूर बता दीजिएगा। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन भी है, हेडक्वार्टर नाबार्ड का आया था, सॉरी आपका इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन है, इस्टेब्लिशमेंट आप ज़रूर बताइएगा। और इस्टेब्लिशमेंट जो है ये आपके प्रीवियस ईयर में RRB स्केल 2 में ये पूछा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट नाबार्ड का कब हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रहना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आई होप इन दोनों सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे। चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और लोगों को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा,
आप लोगों के सब्सक्राइब्स और लाइक्स थोड़े कम हैं, इससे मेरा मोटिवेशन कम होता है। तो आई होप आप मुझे भी मोटिवेट करेंगे, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आप भी मेरी हेल्प करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।